हेलो दोस्तों, एनटीए डिफेंस स्टडीज के मॉक टेस्ट संख्या 23 में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं। ऑप्शन ए सहकारिता के आधार पर, ऑप्शन बी आदर्श के आधार पर, ऑप्शन सी अराजकता के आधार पर या ऑप्शन डी क्रियाहीनता के आधार पर। तो एक का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अराजकता के आधार पर यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मैकियावेली का यह कथन है कि मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह यथार्थवादी दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल है। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी सापेक्ष, ऑप्शन सी अपरिमिति, ऑप्शन डी परिमिति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या शामिल है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सापेक्ष शामिल होता है। ऑप्शन 2 का बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्यों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 3, सामूहिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होती है। ऑप्शन ए सामूहिक रक्षा पर, ऑप्शन बी सामूहिक सुरक्षा पर, ऑप्शन सी सहकारी सुरक्षा पर या ऑप्शन डी विस्तृत सुरक्षा पर। सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सहकारी सुरक्षा पर आधारित होती हैं। सैनिक गठबंधन सहकारी सुरक्षा की मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। सैनिक गठबंधन एक ऐसा गठबंधन होता है जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ सैन्य उद्देश्यों तथा युद्ध के दौरान सहायता करने का आश्वासन देना आपस में जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 7 दिसंबर को, ऑप्शन सी 4 दिसंबर को या ऑप्शन डी 15 जनवरी को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस है। नौ सेना दिवस मनाया जाता है कब? 4 दिसंबर को। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र से झंडा दिवस और 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA को लॉन्च किया?
ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी जापान। परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA को किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जापान। जापान ने इसे लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि यदि भयादोलन असफल हो जाए तो युद्ध को रोकने तथा युद्ध लड़ने के हथियार चाहिए? किसने कहा कि यदि भयादोलन असफल हो जाए तो युद्ध को रोकने तथा युद्ध लड़ने के लिए हथियार चाहिए? ऑप्शन ए स्लीचर, ऑप्शन बी रेमंड एरोन, ऑप्शन सी हेनरी किसिंजर या ऑप्शन डी हरकावी। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्लीचर। स्लीचर महोदय ने कहा कि यदि भयादोलन असफल हो जाए तो युद्ध को रोकने तथा युद्ध लड़ने के लिए हथियार चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की रक्षा नीति का उद्देश्य है? ऑप्शन ए इस महाद्वीपीय के सभी देशों के साथ पारस्परिक सहयोग बनाना, ऑप्शन बी आक्रमण के विरुद्ध बचाव करना, ऑप्शन सी सेनाओं को सुसज्जित एवं प्रशिक्षित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की रक्षा नीति का उद्देश्य है। तो भारत की रक्षा नीति का उद्देश्य क्या क्या है? इस महाद्वीप में सभी देशों के साथ पारस्परिक सहयोग बनाना, आक्रमण के विरुद्ध बचाव करना और सेनाओं को सुसज्जित एवं प्रशिक्षित करना। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 7 का डी उपरोक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जैविक युद्ध क्रिया के कारक को अलग कीजिए। ऑप्शन ए क्यू फीवर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी टाइफस या ऑप्शन डी टेबून। तो जैविक युद्ध क्रिया कौन कौन से है इसमें? तो इसमें जैविक युद्ध क्रिया है आपका क्यू फीवर और टाइफस, ये दोनों जैविक युद्ध क्रिया है। और क्लोरीन और टेबून क्या है? यह है रासायनिक युद्ध क्रिया। रासायनिक हथियार कन्वेंशन कब हुआ था और समझौता यह हुआ था आपका 1993 में। इसलिए 8 का ऑप्शन क्या होगा? 8 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, केवल ए और सी। क्वेश्चन नंबर 9, कैप्लान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। कैप्लान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का ए अमेरिका। कैप्लान की व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने में मार्टिन कैप्लान का विशेष हाथ रहा है। शक्ति राजनीति की धारणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की कुछ विशिष्ट आत्मनिर्णायक विशेषताएं बतलाई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए हथियारों की दौड़ को, ऑप्शन बी हथियारों का नियंत्रण को या ऑप्शन सी निशस्त्रीकरण को, ऑप्शन डी शांति को। कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है। 10 का
सही हो जाएगा आपका 10 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हथियारों की दौड़ को उत्तेजित करता है। कैदी का दृष्टिगोचर संकट हथियारों की दौड़ को उत्तेजित करता है। हथियारों की दौड़ के पीछे प्रमुख कारण विभिन्न देशों के बीच विवाद है, जैसे सीमा विवाद, शरणार्थियों को लेकर विवाद इत्यादि। इन विवादों ने दो राष्ट्रों के बीच संबंध में अशांति पैदा की है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने शांति के लिए एकता प्रस्ताव को सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला सार्वभौम सिद्धांत बतलाया है? ऑप्शन ए आइजनहावर, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी त्रिगवेली या ऑप्शन डी कैनेडी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका 11 का सी, त्रिगवेली द्वारा यह बतलाया गया था कि शांति के लिए एकता के प्रस्ताव को सार्वभौमिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला सार्वभौम सिद्धांत बतलाया है त्रिगवेली ने। क्वेश्चन नंबर 12, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों का गुट है, ऑप्शन बी निर्बल एवं विकासमान राष्ट्रों का मंच है, ऑप्शन सी भारत रूस के मित्रता का आधार है, ऑप्शन डी विकसित राष्ट्रों की एकता का आधार है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बतलाना है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका ऑप्शन बी निर्बल एवं विकासमान राष्ट्रों का मंच है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुट निरपेक्षता विदेश नीति का वह मूल सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कोई भी देश अपने आप को शीत युद्ध तथा सैन्य गठबंधनों से दूर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित तथा शांति एवं सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की मांग के आधार पर सक्रिय भाग लेता है। यह गुटनिरपेक्षता है। नेहरू, नासिर और टीटो ने जिस निर्गुट आंदोलन का संचालन किया उसका अभिप्राय तटस्थता तथा तटस्थतावादी होना नहीं है और न उसका यह अभिप्राय है कि आंदोलन के नेता अपने आप क्षेत्रों में किसी प्रकार का मन से सिद्धांत लागू करने के उत्सुक हैं। निर्गुट आंदोलन तो एक सकारात्मक सक्रिय आंदोलन है जिसका सर्वोपरि लक्ष्य सामूहिक शांति की स्थापना करना है। यह निरपेक्ष आंदोलन की महत्वता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन ए 19 सितंबर 1960 को, ऑप्शन बी 19 अगस्त 1960 को, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर 1960 को या ऑप्शन डी 19 जुलाई 1960 को। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? यह किया गया था ऑप्शन ए 13 का सही हो जाएगा। यह किया गया था आपका 19 सितंबर 1960 को। और किसकी मध्यस्थता के बीच हुआ था? यह हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता के बीच यह समझौता हुआ। विश्व बैंक इस समझौते में 3 पूर्वी नदियों पर भारत का नियंत्रण होगा, जो रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का नियंत्रण होगा। कौन सी नदी? रावी, ब्यास और सतलज। सतलज पर भारत का नियंत्रण होगा। किसका? भारत का। भारत का नियंत्रण होगा। और 3 पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा, जो सिंधु, चिनाब, झेलम है। इस संधि के अनुसार भारत
सिंधु नदी के पानी का केवल 20% उपयोग कर सकता है। कितने प्रतिशत? केवल 20% पानी का उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी के पानी का केवल 20% उपयोग भारत कर सकता है इस समझौते के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, फैंसी बियर निम्नलिखित में से किस एक से संदर्भित है? ऑप्शन ए, यह एक फ्रांसीसी साइबर गुप्तचर समूह है। ऑप्शन बी, यह एक अमेरिकन साइबर गुप्तचर समूह है। ऑप्शन सी, यह एक चाइनीज साइबर गुप्तचर समूह है। या ऑप्शन डी, यह एक रूसी साइबर गुप्तचर समूह है। फैंसी बियर किससे संबंधित है? तो फैंसी बियर संबंधित है आपका, यह आएगा आपका ऑप्शन डी, रूसी साइबर गुप्तचर समूह है फैंसी बियर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास बहाली का उपाय नहीं है? ऑप्शन ए, हॉटलाइन। ऑप्शन बी, पीपुल टू पीपुल डायलॉग एंड एक्सचेंज। ऑप्शन सी, सैन्य अभ्यासों की पूर्व सूचना। ऑप्शन डी, बगदाद पर पेट्रोलिंग और क्रॉसिंग बॉर्डर फायरिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, विश्वास बहाली उपाय में नहीं आता, यह है ऑप्शन डी, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और क्रॉस फायरिंग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस संगठन को 1957 में प्रारंभिक रूप से एटम फॉर पीस कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, विश्व नाभिकीय एसोसिएशन। ऑप्शन बी, ग्रीन पीस। ऑप्शन सी, उत्तर अटलांटिक संगठन। या ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। एटम फॉर पीस कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया किसको? यह स्थापित किया गया था आपका ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सच्चाई यह है कि प्रत्येक देश केवल उसी शक्ति संतुलन में रुचि लेता है जो उसके हित में होता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए, स्पाइकमैन। ऑप्शन बी, मैकिंडर। ऑप्शन सी, मॉर्गनथाउ। या ऑप्शन डी, स्लीचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17 का ए, स्पाइकमैन। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए किस मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, एशियाई मूल के लोगों के लिए। ऑप्शन बी, मंगोलियाई मूल के लोगों के लिए। या ऑप्शन सी, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए। या ऑप्शन डी, नॉर्डिक देश के लोगों के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए किस मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यह है आपका ऑप्शन सी, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह मंजूरी कब दी गई थी? तो यह मंजूरी दी गई थी 2 अगस्त 2021 को। दो अगस्त 2021 को दिया गया था यह मंजूरी। क्वेश्चन नंबर 19, राफा क्रॉसिंग के अवस्थिति की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन बी, इजिप्ट और गाजा पट्टी। ऑप्शन सी, पाकिस्तान अफगानिस्तान। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राफा क्रॉसिंग किस देश की सीमा पर है? यह है आपका ऑप्शन बी, इजिप्ट और गाजा पट्टी।
क्वेश्चन नंबर 20, यह किसका विचार है कि किसी भी हथियार की मारक दूरी जितनी अधिक होगी, प्रहारक शक्ति उतनी ही तीव्र गति से प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए जीएफसी फुलर, ऑप्शन बी क्लास बीटास, या ऑप्शन सी पेटिनाहान, या ऑप्शन डी नेपोलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 का ए जीएफसी फुलर। जीएफसी फुलर का विचार है कि किसी भी हथियार की मारक दूरी जितनी अधिक होगी, प्रहारक शक्ति को उतनी ही तीव्र गति से प्रयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मॉर्गनथाउ के पर्यायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है, यह सिद्धांत में है मॉर्गनथाउ के। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, राजनीतिक गतिविधियों का एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये भी है। ऑप्शन सी क्या है, राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, ये नहीं है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है, ये भी है। इसलिए इस 21 का क्या है, 21 का सी सही हो जाएगा। 21 का सी जो ऑप्शन है वो मॉर्गनथाउ के पर्यायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है। मॉर्गनथाउ ने यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एमंग नेशन में यथार्थवाद के 6 मौलिक नियमों बताए हैं, जिसमें है पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। तीसरा, राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है। पांचवा, राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, न कि किसी सार्वभौमिक नैतिकता से। और छठवां क्या है, छठवां है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त प्रतिक्रिया है। ये 6 मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद सिद्धांत का मौलिक नियम है। 6। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।